हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो थी वो चल रही हैं। तो उसमें हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन हो गया उसका, देन हमने इसकी प्रेजेंस, एब्सेंस वो देख लिया। अभी हमने क्या पढ़ना है? हमने अब इसके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस अकेला जब हम पढ़ रहे हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में हमने पढ़ना है कि आगे कौन कौन से जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या हैं, किस तरीके से प्रेजेंट है वहाँ पे, उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। और आपको पता है, आप खुद सोचे कि छोटी छोटी चीज़ें बता रही है मैडम, ये एक बार में बता सकती हैं, वो चीज़ें मैं बता सकती हूँ आपको एक बार में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस चीज़ को समझाना, उसका बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बात मैं हमेशा बोलती हूँ, 11th आपका एक तरीके से देखें तो नींव है आपके फाउंडेशन क्लासेस के लिए। इसमें जो आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, बिल्कुल लाइटली पढ़ोगे, वो सब डिपेंड करता है किस पे, कि आपका आगे की क्लासेस की पोजीशन पे आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। अगर आप अभी से बेसिक क्लियर करते हैं अच्छे से तो फाउंडेशन में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जो लोग हमें ऐसे बोलते हैं क्रैश कोर्स करके और देन उसके बाद में जस्ट क्रैश कोर्स के बाद उनका सिलेक्शन होता है, वो उनके लिए ये चीज़ तो होती है कि उन्होंने जो पढ़ा क्लास में 11th का, 12th का, उसके बाद क्रैश कोर्स में उन्होंने उस चीज़ का रिवाइज किया, तो वो चीज़ उन्होंने क्लासरूम में उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है उन कॉन्सेप्ट्स को, इसीलिए उनको बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको बाद में साल 2 साल बर्बाद करने से अच्छा आप अगर अभी बेसिक क्लियर करेंगे तब अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, तो अब न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो टॉपिक चल रहा था हमारा न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है? अब इसमें हमने क्या पढ़ना है? देखिए, इसका शेप एंड साइज जो है वो कैसा होता है, क्योंकि देखिए सबके अंदर अलग अलग टाइप का होगा या सबके अंदर एक जैसा होगा। कोशिकाएं सभी के अंदर हैं, सभी के अंदर न्यूक्लियस है, कुछ कंडीशन ऐसे इसके अंदर एब्सेंट है, तो वो सारी चीजें, वो सारा कंफ्यूजन हमने दूर करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज, आकृति और आकार के बारे में हम पढ़ेंगे। किसका? न्यूक्लियस का। केंद्रक की आकृति कैसी होती है, उसका आकार कैसा है, वो उसका मतलब मीजर, अगर उसका मेजरमेंट करके देखें तो कहाँ पे कैसे प्रेजेंट है। देखिए, अगर इसके अंदर हम बात करें, इसकी पूरी स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको चीज समझ में आएगी। क्या कि अगर जनरली इसका हम देखें तो आप खुद देखिए, अगर हम देखिए बात करते हैं, एक कोशिका ले लीजिए, ठीक है? ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो जैसे एक यूकैरियोटिक कोशिका का मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ठीक है? ये लगा लीजिए, ये एक पादप कोशिका होती है, ये कोशिका भित्ति है इसके अंदर, तो यहाँ पे तो पोजीशन होती है ये केंद्र, ठीक है? वैसे बताया आपको। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है यहाँ, ठीक है? तो ये चीज आपने देखी होगी कि कोशिका के अंदर सेंट्रल पार्ट है, कंट्रोलिंग पार्ट है और गोलाकार संरचना है, ठीक है? तो मैक्सिमम इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? या तो गोलाकार होगा या फिर अंडाकार होगा। एग शेप्ड भी हो सकता है और गोलाकार भी हो सकता है। तो इसकी आकृति आप कैसे बताओगे? गोलाकार
या अंडाकार। ठीक है, अगर मैक्सिमम इसकी बात करते तो इस तरीके की होती है। आगे हमने क्या देखना है, हम इसका मतलब साइज अगर देखें, इसका साइज अगर हम देखें तो मैक्सिमम या फिर उसका किस तरीके से मेजरमेंट क्या है, उसका डायमीटर अगर हम देखें, व्यास, ये अगर देखते हैं तो ये आपको मिलेगा 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल इजी वे में पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे, कुछ थ्योरी का नहीं है, रटने का नहीं है, डायरेक्टली आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर उसका डायमीटर पूछता है तो बता देंगे, शेप पूछता है अधिकतर कैसे होती है तो बता देंगे। बताइए इसमें क्या कुछ अलग है सिंपल सा। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, इसका जो आकार होता है ना, किसका आकार, केंद्रक का आकार की बात कर रहे हैं। केंद्रक का जो आकार होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने जैसे सेल डिवीजन पढ़ा है बिल्कुल 9th में 10th में 8th, वहां से आपका सेल ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे जो सेल डिवीजन है वहां पे क्या देखा आपने, देखा होगा या फिर कोशिका के स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं ना कि इसके अंदर ऐसे धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो उन गुणसूत्रों की जो संख्या है भाई वो चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। जैसे एक तरीके से हम देखें कि सेल को क्या बोलते हैं, हम सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो यहाँ पे क्या है कि कोशिका का अगर हम उसका एक तरीके से उसका अगर हम ये क्रियात्मक अवस्था देखें या फिर ये सारी चीजें जो हैं कि केंद्र का जो शेप है उसका अगर हम वो देखें, वो डिपेंड किस पे करता है, वो निर्भर किस पे करता है। जैसे कोशिका है उसके अंदर क्रियात्मक अवस्था, कोशिका द्रव्य की मात्रा जो होती है उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका आकार, गुणसूत्र की संख्या, तो वो सब संख्या क्या, वो जो सारी चीजें हैं वो एक तरीके से क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। शेप जो है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज मतलब किस पे डिपेंड करता है, समझ रहे ना आप? इसका जो शेप है, न्यूक्लियस का आकार, इसका जो साइज है, ये आपने बोला, मैं आपने सुनना ढंग से, मैंने क्या बोला कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की मात्रा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये बताइए कि इतना जो मैंने समझाया आपको आ गया ना, समझ में आ गया है? तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ गया है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाई वो कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोज़ को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए आपको पहले वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, उतनी ही जल्दी आप सभी सब्जेक्ट को फॉलो कर सकोगे। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस रहे इस चीज़ का कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। सो आप वीडियोज़ को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उतनी ही जल्दी सभी सब्जेक्ट को आप फॉलो कर सकेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपके फाउंडेशन के हिसाब से, आपके बोर्ड क्लासेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्या आपको एक इंडेक्स का नाम बताया था ना मैंने पिछले वीडियो में, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करी थी। केंद्रक, अब इसका अगर हम देखें कि ये होता क्या है, इसके अंदर किस चीज को इंक्लूड करते हैं, और एक्चुअल में अगर देखें तो ये रेशियो किसका होता है, केंद्रक जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और जो कोशिका, एक तरीके से देखें कि उसका वॉल्यूम अगर हम देखें, केंद्रक है या फिर जो कोशिका द्रव्य है उसका आयतन का एक तरीके से देखें एक फिक्स रेशियो, एक
निश्चित अनुपात क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो जैसे हम किसको बोलेंगे, उसके अंदर किस चीज का रेशो होता है, तो किसका होता है? क्या बोल रहा है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, और यहाँ पे इनका आयतन लिया है हमने कि केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य का आयतन होता है उसका क्या, उस आयतन का एक निश्चित अनुपात क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। इसके बाद अगर हम देखें, आपको इस चीज का समझ में नहीं आया ना, अब आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। दूसरी चीज, यहां पे रेशो लेंगे किसका? एक तो आपको बताया न्यूक्लियस का, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी रेशो का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये दिया था हार्टविग ने, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो हार्टविग ने दिया था। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स NP इज इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN। क्या हो गया ये? यहां पे अगर VN की बात करता है तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ओके, समझ गए ना? VC इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। हो गया ना? ये है, इसका मतलब बता सकते हैं। वही चीज हमने वहां बोली है कि केंद्रक और साइटोप्लाज्म के क्या बताया है, उनके आयतन में एक निश्चित अनुपात जो है उनका, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का। तो यहाँ से बता सकते हैं डायरेक्टली। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि जैसे अगर हम देखें कि कोई चीज किसी के समान अनुपात में होती है तो जैसे ये रेशो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, ये रेशो चलते हैं ना। तो जब अगर हम VC के मान में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है ना, इसका मान क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। किसके मान में? अगर हम VC को इंक्रीज करते हैं तो करने पे NP क्या हो जाता है? इसके अंदर बैलेंस नहीं रहता, इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि कोशिका वो क्या करती है? कोशिका वो क्या करना चाहेगी? इस चीज को किसी न किसी तरीके से ठीक करना चाहेगी। तो कोशिका क्या करना पड़ता है? वहां पे विभाजन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करती है? इस बैलेंस को पूरा बिल्कुल एक तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे आप पैसे लगा लीजिए कोशिका के अंदर केंद्रक की, तो एक कोशिका के अंदर मेनली तो एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे पैरामीशियम या कार्टिलेज, पैरामीशियम एंड जो उपास्थियां जो होती हैं उनकी सेल्स की अगर हम बात करें तो इनकी सेल्स में कितने होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। जनरली तो एक ही पाया जाता है कोशिका में, लेकिन कुछ कंडीशंस जो मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इसके अलावा जैसे जो फाइकोमाइसिटीज के फंजाई होते हैं, कवक जो होते हैं, म्यूकर या फिर जैसे वोकेरिया है या रेखित पेशियां हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर कई केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रहेगा ना यहाँ पे कि जैसे फाइकोमाइसिटीज का कवक उसके अंदर म्यूकर टाइप ले लिया, वोकेरिया क्या है? एल्गी है, शैवाल है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कई केंद्रक पाए जाते हैं। लिखते हैं इस चीज को, जैसे म्यूकर, फाइकोमाइसिटीज उसके फंजाई की बात कर रहे हैं, या वोकेरिया, ठीक है। और या फिर जैसे इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कई केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आप बता सकते हैं इनके बारे में। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हमने पढ़ना है।
बाकी के इसकी जो चीज़ें बचती है ना वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। अब बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की। तो आपका आज का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी, आपको ये बताना है कि इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।